तो ये सवाल तो बहुत इजी हो गया और प्यार से आपको मिल गए हैं जी +4। ठीक है, यहाँ पे एक वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाने टन टन टन, है ना, वो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है उसको। तो आपकी अल्टीमेटली कहने का मतलब है जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जरूरत होती है। ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से निकल रही है पीसीटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रचंड सीरीज। तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम सारे चैप्टर्स को कर रहे हैं एंड ऑन योर डिमांड बेटा हम संडे से पहले भी एक्सक्रीटरी के चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर भी कवर कर लेंगे, इसके PYQs भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देवी और सज्जनों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो कि 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2024 से ही स्टार्टिंग करते हैं। अभी रिसेंट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देखते हैं। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा, सबसे पहले तो आपका यही काम है कि आपको पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद फिर आप करेक्ट आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आप खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को एंड लेट्स सी आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला। अब सभी बच्चों को पता होगा बेटा कि जो किडनी है हमारी, ठीक है, इस किडनी के अंदर कॉर्टेक्स रीजन भी होता है और मेडुला रीजन भी होता है ना। और नेफ्रॉन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, है ना। तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने नेफ्रॉन्स को कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है जी, तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि जो लूप ऑफ हेनले है ना, और नेफ्रॉन के बेटा बहुत सारे पार्ट भी आपको पता होंगे। नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहला तो हमारा एक कैप जैसा बोमेंस कैप्सूल, फिर इसके बाद आती है हमारी कॉन्वोलेटेड पीसीटी, फिर आती है हमारी लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग सी लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद आती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर फाइनली सभी, है ना, नेफ्रॉन्स जो है एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पहला स्टेटमेंट तो ये क्लियर होगी कि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। सभी जो नेफ्रॉन्स है बेटा, यहाँ पे भी नेफ्रॉन है, यहाँ पे भी नेफ्रॉन, तो सभी नेफ्रॉन्स ओपन होती है एक डक्ट में ना, कलेक्ट करती हुई आ रही है, तो कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, लूप ऑफ हेनले, है ना, ये मेड्यूला के अंदर बहुत डीपली सिचुएटेड होता है। क्यों बेटा? क्योंकि यही काम है बेटा, इसका ही मेन काम होता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने का। आपको पता है हम जो खाना खा रहे हैं बेटा, ठीक है, वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मेन कौन है बेटा, है ना, ग्लैंड कौन सी है सबसे बड़ी ग्लैंड? लिवर। वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो हम खाना खा रहे हैं, जो प्रोटीन आप खा रहे हो उसमें से अमीनो एसिड निकल रहा है, ठीक है, और अमोनिया जो है बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? यूरिया के अंदर। अब ये यूरिया जो है वो वेस्ट है, तो इसको रिलीज आउट करना है बॉडी से, तो ये यूरिया जाता है बेटा कहाँ? किडनी के पास, और किडनी में इसका मेन काम क्या है? इसको फिल्टर करने का, है ना। हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का, है ना, छन्नी का काम करता है बेटा, है ना। जैसे आटा छानते हैं ना, तो आटा तो नीचे निकल जाता है, जो वेस्ट होता है वो छन्नी के ऊपर रहता है। ऐसे ही हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना है, फिल्टर करना है, तो किडनी क्या काम करती है बेटा? छन्नी का, फिल्टर का काम करती है। ठीक है, तो ब्लड को प्योरीफाई करेगी बेटा, है ना। साथ ही साथ हमारी बॉडी में से पानी वेस्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी निकल ना जाए बेटा, तो इसलिए जो यूरिन बनता है ना, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा बनाया जाता है, डाइल्यूट मतलब, देखो दो टर्म्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें पानी कम है, और डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी ज़्यादा, है ना। आप केमिस्ट्री में इन सब चीज़ों से फैमिलियर होंगे, ठीक है जी। तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड भी बनाना है, क्योंकि हमारे को अपनी बॉडी के अंदर पानी की भी तो रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए बेटा, तो इसलिए यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड भी बनाया जाता है। और वो कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कौन? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा।
तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्सा मेडुलरी निफ्रॉन रन डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। दूसरा बोल रहा है जक्सा मेडुलरी निफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल निफ्रॉन्स। तीसरा बोल रहा है जक्सा मेडुलरी निफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉर्पसल्स ऑफ जक्सा मेडुलरी लाई इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ना, और ईमानदारी से जितने बच्चों का करेक्ट है ना उसको +4 देना। बाकी मैं रीज़न आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन मेडुला के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए उसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, और जो कि मेडुला के अंदर सिचुएटेड होता है। तो ये बात एकदम सही है। दूसरा निफ्रॉन जो है जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल निफ्रॉन, ये गलत है, ठीक है। ज़्यादा नंबर जो होता है ना वो कॉर्टिकल निफ्रॉन के होता है, तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये बात गलत है। एक बार ना बच्चा एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, है ना, ये हमारी किडनी, बीन शेप स्ट्रक्चर किडनी को और हमने जूम करके देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो किडनी का ये वाला रीजन क्या हो गया, कॉर्टेक्स, ये वाला रीजन क्या हो गया, मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स के अंदर है कॉर्टिकल निफ्रॉन, और जो कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर है ना बेटा जंक्शन पे है, उन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन। लेकिन इनके लूप ऑफ हेनले बहुत डीप डाउन मेडुला के अंदर सिचुएटेड होते हैं। कॉर्टिकल के थोड़े कम होते हैं क्योंकि इनका बहुत कम पार्ट जो होता है वो मेडुला के अंदर होता है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर रहे थे बेटा, ये वाला पार्ट जो हो गया ना आपका, किडनी के 2 रीजन हो गए, एक सबसे बाहर वाला हो गया जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, एक अंदर वाला हो गया जिसको मेडुला बोलते हैं। लेकिन वो रीजन कॉर्टेक्स का जो मेडुला के अंदर सिचुएटेड है इसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं ना, ये हमारा कॉलम ऑफ बर्टिनी हो गया। तो इन्होंने लोकेशन क्या दी है बेटा, इन्होंने लोकेशन दी है कि कॉलम ऑफ बर्टिनी में सिचुएटेड है, तो इसलिए ये गलत बात हो गई। अब आप इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करके समझ सकते हो बेटा। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये रहा कॉर्टेक्स रीजन, ये रहा मेडुलरी रीजन। अब आप देख रहे हो ना बेटा, जो कॉर्टेक्स वाले निफ्रॉन है इनका ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर है, लेकिन इनका लूप ऑफ हेनले है तो मेडुला में, लेकिन कम है, ठीक है। लेकिन आप इधर देखो जो जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन है, इनके जो बेटा लूप ऑफ हेनले है वो देखिए कितना डीपली सिचुएटेड है मेडुला में, है ना। तो यहीं पे बहुत सारे क्वेश्चंस के डाउट जो है हमारे क्लियर हो गए हैं। और वापस से आते हैं हम अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे कि जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी। नहीं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कॉलम ऑफ बर्टिनी वो कॉर्टेक्स का रीजन है जो मेडुला के अंदर है, तो ये बात गलत है। जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन मतलब जो कॉर्टेक्स है और मेडुला उनके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन बोलता है, ठीक है। थर्ड बोल रहा है रीनल कॉर्पसल ऑफ जक्स्टा मेडुलरी निफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला, ये बात गलत बोल दी, मेडुला में नहीं। अभी तो हमने डायग्राम देखा है, बच्चा, ये रहा कि देखो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। रीनल कॉर्पसल क्या होता है, जो आपका बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इसको हम रीनल कॉर्पसल बोल रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, कॉर्टेक्स में, लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर है ना। तो ये बात भी क्या हो गई बच्चा, गलत हो गई, है ना। हम लोग देखो बेटा डायग्राम के थ्रू भी और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है ना। खाली बस करेक्ट टिक कर दिया, बाकी आपको यही नहीं पता बाकी आंसर गलत क्यों है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। देखो एग्जाम में तो अच्छी बात है आपको आंसर आना चाहिए, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का भी टाइम है। कोई चीज़ अगर मिस हो गई है तो उसको हम क्वेश्चन के साथ साथ सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात भी क्या हो गई बच्चा, गलत हो गई। तो बधाई हो, यदि आपका ये क्वेश्चन सही है तो आपको मिलते हैं +4। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगेन अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, और अभी अभी हमने समझा है इस चीज़ को, तो आप बहुत अच्छे से समझ के, है ना, फिर क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन बोल रहा है निफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं। अच्छा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब हालांकि तुम लोग तो स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है जी, तो न्यूरॉन और निफ्रॉन में बच्चा गड़बड़ कर देता है ना।
नेफ्रॉन जो होता है बेटा वो किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन जो है बेटा उसको नर्व सेल बोलते हैं, ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ना। बट मैम का फर्ज है तो मैम ने बता दिया, ज़्यादातर बच्चों को है ना, सभी बच्चों को पता होगा ये। चलिए, न्यूफ्रॉन्स आर टू टाइप, एक हो गया बेटा कॉर्टिकल न्यूफ्रॉन, एक हो गया जक्स्टामेडुलरी न्यूफ्रॉन, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जो कि बिल्कुल सही बात है। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है इसलिए कॉर्टिकल न्यूफ्रॉन बोल रहा है, जंक्शन पे प्रेजेंट है जक्स्टामेडुलरी न्यूफ्रॉन बोल रहा है ना। तो बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स और मेडुला, बिल्कुल सही बात हो गई। रीजन क्या बोल रहा है, जो जक्स्टामेडुलरी न्यूफ्रॉन है उनके शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होते हैं, लेकिन कॉर्टिकल न्यूफ्रॉन्स के लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है। ये तो बात गलत बोल दीजिए, अभी तो हमने पिक्चर में देखा है और पिक्चर से देख के ना चीजें अच्छे से याद रहती हैं और लॉन्ग टाइम तक याद रहती है ना। एक बार दोबारा देख लो बेटा, जो आपका, मैंने इसको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। मैं कलर यूज़ करती हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ये जो कॉर्टिकल न्यूफ्रॉन है इसके लूप ऑफ हेनले ये रहा, और जो जक्स्टामेडुलरी न्यूफ्रॉन है ना, ये रहा पूरा कॉर्पसल पीसीटी, ये रहा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये रहा डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो गया। तो आप देख पा रहे हो बेटा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला अभी, इन्होंने बोला कि जक्स्टामेडुलरी न्यूफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है। तो जी ये बात हो गई बेटा गलत, है ना, गलत बात बोल दी, और गलत बात को हम फेवर करते नहीं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई गलत। चलिए जी, एजर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, एजर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है बेटा, है ना। तो ये सवाल तो बहुत इजी हो गया और प्यार से आपको मिल गए हैं जी +4, ठीक है। यहाँ पे एक वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाने, टेन टेन टेन, है ना, +4 मिल गए आपको। चलिए जी, नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम से भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझेंगे। नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट, है ना एक बार तो, है ना, चिड़िया की पोटी तो ज़रूर गिरी होगी, या तो बाइक स्कूटी पे, या तुम्हारे कंधे पे, या सर पे, है ना कभी, और नहीं गिरी होगी तो तुम्हारे दोस्त के ऊपर गिरते हुए तुमने देखा होगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं तुम लोगों ने जो है पेलेट या फिर जो बर्ड्स की पोटी होती है ना वो देखी होगी, थोड़ी ग्रेइश और वाइटिश कलर की मिक्स होती है ना। तो वो क्या है बच्चा, वो यूरिक एसिड है ना, वो यूरिक एसिड है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, यानी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस फॉर्म में है, पेलेट की फॉर्म में, दाने दाने की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो पेस्ट की फॉर्म में भी हो सकता है जैसे बर्ड्स का होता है, ठीक है। तो वो किस में होता है, पहले चलो एक बार क्लियरली समझ लेते हैं कि हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं। एक तो है अमोनिया बेटा, एक है हमारा यूरिया, और एक है हमारा यूरिक एसिड, है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा। एक, अगर अमोनिया बॉडी से रिलीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर यूरिया रिलीज हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगर यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, है ना, उसको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, जो अमोनिया होता है ना ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है, और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसको बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, इसको निकालने के लिए थोड़ा कम चाहिए होता है, और इसको निकालने के लिए मिनिमम चाहिए होता है। तो आपने देखा ना कि ह्यूमन का यूरिन तो बहुत ज़्यादा वाटर निकलता है, लेकिन जो पेस्ट निकलता है वो ज़रा सा बहुत ही हल्का सा पानी होता है। क्यों, ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, ठीक है जी। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ये आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। अब आते हैं बच्चा क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट या पैलेट, यानी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बर्ड्स की, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली करेक्ट आंसर निकाल सकते हो क्योंकि अब हमने सारे ही ऑप्शन देख लिए हैं, ठीक है। देखो, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट, सब में कैसा होता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, सब में कैसा होता है, यूरिक एसिड रिलीज होता है ना। अब यहाँ पे पता लगा लो बेटा, वो क्या है, पिकॉक, है ना, मोरनी, है ना, हमारी इंडिया की बर्ड। चलिए जी, पिकॉक, ये क्या है, प्लैटिपस,
इसका एक कार्टून भी आया करता था पहले, है ना। अब तुम लोग जेनजीज हो, पता नहीं तुम लोगों को पता है या नहीं, बट पहले के टाइम पे प्लैटिपस का एक ना कार्टून आता था बहुत फेमस। सैलमेंडर क्या हो गया बच्चा? एम्फीबिया, ठीक है। हिप्पोकैम्पस क्या है? सी हॉर्स, याद आ रहा है। तो हमें पता चल गया बेटा, बर्ड के अंदर जो है, बर्ड होती या फिर रेप्टाइल होता है या इंसेक्ट होता है बेटा, तो क्या होता बेटा? करेक्ट आंसर हो जाता, करेक्ट आंसर क्या है बेटा? पैवो। क्यों? क्योंकि ये बर्ड है। और पैलेट और वेस्ट, पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट किसका निकलता है? बर्ड का। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया अपना +4। चलिए जी, बढ़ते, आपको मिलते हैं +4 और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाउ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर इसका आंसर लगाइए, ठीक है जी। इन मैमल्स, अब बात हो रही है मैमल्स की, विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया कौन निकालेगा? अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से ना इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। ये थोड़ा सा घूम के भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, पानी दे दो। चलिए जी बेटा, देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, आप जो खाना खा रहे हैं बेटा, वो सिंपल फॉर्म में टूट रहा है, ठीक है, उसको प्योरीफाई किया जा रहा है। तो हमारी जो लिवर है बेटा, वो क्या करती है? उसके अंदर यूरिया साइकिल चलती है ना, उसके अंदर यूरिया साइकिल चलती है। क्या होता है? अमोनिया से यूरिया बन जाता है, ठीक है, अमोनिया से यूरिया बन जाता है। और यूरिया फिर कहाँ जाता है बेटा? ये बन गया यूरिया, और ये वेस्ट को छानने के लिए किडनी के पास जाता है ना, किडनी के पास जाता है। और किडनी क्या करती है? फिल्टर करके, है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव कर देती है, ठीक है जी, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, बहुत इजी होती है। जैसे लिवर जहाँ भी आ जाए यानी हिपैटिक वर्ड लग जाएगा, है ना। और कहीं भी किडनी वर्ड आ जाए तो बच्चा रीनल वर्ड लग जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे यूज किया गया है रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन। तो पहले तो हम डॉर्सल एओर्टा क्लियर है हमारा, क्योंकि मैंने इससे पहले बॉडी फ्लूइड में आपको पढ़ाया था। डॉर्सल एओर्टा क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है ना, और हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। याद आ रहा है बेटा? डॉर्सल एओर्टा। तो डॉर्सल एओर्टा यूरिया कैरी करेगा, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ये तो बेटा इसका काम नहीं है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। विद कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब बात करते हैं रेनल वेन, ठीक है, रीनल वेन। देखो इन्होंने बोला है, क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ होगा? यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां बन रहा होगा, जो फैक्ट्री होगी वहां पे, है ना। तो लिवर के अंदर यूरिया बन रहा है, यानी ये तो क्लियर है कि यूरिया ना लिवर वाली चीजों के पास ज्यादा होगा, है ना, लिवर की कैपिलरीज में ज्यादा होगा। किडनी में तो फिल्टर हो चुका होगा, वहां तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रीनल वेन तो नहीं होगा, है ना, किडनी में तो फिल्टर हो चुका होगा। हिपैटिक वेन या हिपैटिक पोर्टल वेन, अब यहाँ क्लियर है। देखो आर्टरी जो ब्लड लिवर में लेके आती है, वेन जो लिवर से लेके जाएगी, है ना, जो लिवर से लेके जाएगी बेटा। अब ध्यान दीजिए, आर्टरी में या वेन में, अब लिवर के अंदर यूरिया बन गया है तो वेन में जाएगा, ये भी क्लियर है। अब है हिपैटिक वेन और हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ध्यान दीजिए बेटा, इंटेस्टाइन से जहां पे भी पोर्टल लग रहा है ना, यानी दो ऑर्गन्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन और आपका लिवर जो है वो जुड़ रहा है। कैसे? हिपैटिक पोर्टल वेन से, है ना। तो ये जो है बेटा ब्लड भेजता है लिवर को, ये जो है ब्लड भेजता है लिवर को, ठीक है। तो अब हिपैटिक पोर्टल वेन भी नहीं होगा क्योंकि इंटेस्टाइन से लिवर तक जा रहा है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। क्या बचा? हिपैटिक वेन। क्यों? क्योंकि अब लिवर के अंदर यूरिया बन गया है और हिपैटिक वेन जो है बेटा, है ना, वेन क्या करेगी? वो जितना भी ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेके जाएगी, है ना। वेन जो है वही तो लेके जाती है बेटा। तो वेन के अंदर, हिपैटिक वेन के अंदर वो सभी वेस्ट होगा
यूरिया साइकिल अंदर चली होगी तो वो सारा वेस्ट किसके अंदर होगा, हिपैटिक वेन के अंदर। तो यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा बेटा, हिपैटिक वेन में मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया बेटा, सारे ही ऑप्शंस क्लियर हो गए। ठीक है, इसके अंदर क्यों नहीं मिलेगा, इसमें क्यों नहीं मिलेगा और इसमें क्यों नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इसका सी ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट क्यों है। ठीक है जी, चलिए +4 मिलते हैं आपको यदि आपने खुद से ये क्वेश्चन सही किया है। ठीक है जी, और अगर नहीं भी किया है, मैम ने भी बता दिया, तो भी आपको +4 ही मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, एक बार खुद से अच्छे से समझिए, एनालाइज कीजिए, और फिर उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। चलिए जी, एक बार समझ लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं डायग्राम के साथ। ठीक है जी, देखिए इसी डायग्राम में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा देखो, इन्होंने रेड वाली रीनल आर्टरी यहाँ दिखा रखी है और रीनल वेन भी यहाँ पे दिखा रखी है, किडनी की। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए। ठीक है, निफ्रॉन के इसके अंदर, मेडुला के अंदर हमारे निफ्रॉन है। निफ्रॉन के अंदर पूरा ब्लड यूरिन जो है बेटा वो फॉर्म हो रहा है। वो फॉर्म होके बेटा कहाँ आ रहा है, इन कैलिसिस में आ रहा है। इन्हें कैलिसिस बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कैलिसिस। और ये किस में ओपन हो रहा है बेटा, ये फनल जैसे स्ट्रक्चर में, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, और फिर ये रीनल पेल्विस से थ्रू बाहर आता है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मेरे को यही आपको क्लियर करनी थी चीजें, कि ध्यान दीजिए बेटा, जो ए वाला पार्ट है ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड है ना। जैसे बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे वाली कैप पहनते हैं ना, ऐसी हमारी किडनी ने परमानेंट एक कैप पहन रखी है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है बेटा। ठीक है, एक बार यहाँ समझ ही लेते हैं साथ साथ। ये रही हमारी राजमा की शेप की है ना, बीन शेप किडनी। ठीक है जी, और इसको हमने पहना दी टोपी, है ना। टोपी पहनाने के हालांकि बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना। टोपी पहनाना मतलब नुकसान करना किसी का। ठीक है, तो हमने इसको पहना दी टोपी, हैप्पी बर्थडे की टोपी पहनाई है लेकिन हमने इसको। ठीक है जी, और इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बेटा 2 पार्ट होते हैं। जैसे सभी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला होता है ना, ऐसे इसके अंदर भी बेटा कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला पार्ट मेडुला होता है। अब जो कॉर्टेक्स होता है ना बेटा, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, मैं यहाँ बना देती हूँ इसको, ये बना दिया मैंने एड्रिनल ग्लैंड, और ये रहा हमारा मेडुला। ठीक है जी, और ये रहा हमारा मेडुला। ये रही हमारी रंगीन दुनिया। चलिए ठीक है, अब जो ये वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना बेटा, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट भी डिवाइडेड है। ठीक है, इस तरीके से वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट भी डिवाइडेड है ना। तो GFR, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस और फेसिकुलेटा। सॉरी जी, ऊपर नीचे कर दिया है ना, F लिखा है और यहाँ पे R कर दिया हमने। फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। यहाँ से निकलते हैं बेटा, यहाँ से निकलते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। या मैं इसे बोल सकती हूँ एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, और इनको साथ में ही क्या बोला जाता है बेटा, कैटिकोलामाइंस, कैटिकोलामाइंस। और इनका दूसरा नाम है बेटा इमरजेंसी हार्मोन्स, इनका दूसरा नाम है बच्चा इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, इनको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेस के दौरान रिलीज होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस के दौरान रिलीज होते हैं। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, फिर डी क्या हो गया बेटा, ये कॉर्टेक्स हो गया आपका। सी क्या हो गया आपका, मेड्यूला हो गया। ठीक है, और बी क्या हो गया आपकी, रीनल पेल्विस हो गई। ठीक है,
पेल्विस। चलिए, अब इन्होंने क्या बोला है, डी पार्ट कॉर्टेक्स है, बात तो सही है। द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नीफ्रॉन, क्या इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं होता? ये गलत बात है। हमारा जो बोमेंस कैप्सूल है ना, ये सब हल्का पीसीटी डीसीटी है, ये सब कहाँ है? कॉर्टेक्स में है, तो ये बात गलत हो गई। एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, बिल्कुल सही बात है। सिक्रीट कैटेकोलामाइंस, अभी मैंने आपको बताया इमरजेंसी हार्मोन्स। कौन है कैटेकोलामाइंस? कोई एक हार्मोन नहीं है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों को मैं क्या बोलूंगी? कैटेकोलामाइंस, विच स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब ये बहुत अच्छे से समझेंगे, नीट का पेपर आ रहा है, घबराहट होती है ना, स्ट्रेस हार्मोन। अब अचानक से तुम्हें बोल दिया जाए कि कल तुम्हारा नीट का एग्जाम है, जितनी तैयारी होनी थी हो गई जी, कल अब एग्जाम है, तो एंग्जाइटी होने लगती है ना, स्ट्रेस हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने देखा होगा पसीने छूट जाते हैं, है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। अब सपोज ऐसा समझ लो, या तो तुम्हारे सामने शेर आ गया, है ना, या जिसको डॉगी से डर लगता है वो डॉगी आ गया, ठीक है, तो इंसान भागने की कोशिश करेगा, है ना। तो आपकी अल्टीमेटली कहने का मतलब है, जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब आप खाना खाते हो तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है बेटा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बेटा, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, और लिवर के अंदर बच्चा स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जब ज़रूरत होती है ना बेटा, तो जैसे जब भूख लगती है बेटा, है ना, जो मंगाया खा लिया, जो बचा फ्रिज में रख गया, जब भूख लगी तो वापस से फ्रिज से उसको निकाला, गर्म किया और खा लिया। तो ऐसे ही हमने जो एक्स्ट्रा खाया वो बच गया, तो हमने लिवर के अंदर स्टोर कर दिया, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। अब जब ज़रूरत है तो इस ग्लाइकोजन को निकालो, है ना, गर्म करो, यानी इसको ब्रेक करो और वापस से ग्लूकोज बना के यूज़ कर लो। तो ऐसे ही होता है बेटा, ये क्या स्टिमुलेट करता है? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि हमारे को बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज निकाला जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। बी बोल रहा है पेल्विस ब्रॉड फनल शेप इनर टू द हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले, ये बात गलत हो गई, ठीक है। ये बात सही है कि ब्रॉड फनल शेप होता है और लेकिन डायरेक्टली लूप ऑफ हेनले से कनेक्टेड है, ये गलत बात है। सी मेडुला इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन्स, नहीं, कंप्लीट नेफ्रॉन्स नहीं होता, कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कुछ पार्ट मेडुला में होता है, और हम डायग्राम में समझ चुके हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग बेटा करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, और आपको मिलते हैं +4। चलिए जी बेटा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के करेंगे। Given below are two statements, one is labeled as assertion and another is labeled as reason, ठीक है। assertion बोल रहा है ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allow the transport of electrolyte actively or passively। अब ये तो तुम करेक्ट खुद से कर सकते हो, है ना। अब तो हम ये देख चुके हैं, एक था डिसेंडिंग वाला, एक था असेंडिंग वाला। असेंडिंग वाला वाटर के लिए इम्परमिएबल था, बिल्कुल सही बात था, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था, बिल्कुल सही बात है, एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है। जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना बेटा, जो चार्ज आयन होते हैं, उनको हमेशा, अब चार्ज हैं वो, है ना, तो उनसे काम कराने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के फ्लो में कभी मूव नहीं करेंगे, तो उनको कराने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्टिवली बोलते हैं, जब कोई काम अपने आप हो जाए उसके लिए एनर्जी ना लगे उसको पैसिवली बोलते हैं। तो दोनों तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। रीजन बोल रहा है डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। देखिए जी बेटा, हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था, दो वर्ड्स होते हैं, इनफ्लक्स और इफ्लक्स, ठीक है। इनफ्लक्स यानी इन, आने दो, जो चीज अंदर आ रही है, इनफ्लक्स जो बाहर जा रही है, इफ्लक्स जैसे कोई भी चीज जा रही है ना, एग्जिट मारिए, ई बोले तो एग्जिट, है ना, ई बोले तो एग्जिट। कोई भी चीज बाहर जा रही है तो उसको एग्जिट बोलते हैं, जैसे इफेरेंट आर्टेरियोल जा रही थी, दूर जा रही थी, है ना, और ऐसे इफ्लक्स बाहर जा रहा है। तो इन्होंने बोला डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट takes place due to efflux of electrolyte in the medullary fluid। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, यही तो हमने पढ़ा था। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सॉल्यूट बाहर जा रहे हैं, efflux of electrolyte कहाँ जा रहे हैं, मेडुलरी फ्लूइड के अंदर जा रहे हैं। अब
ये सॉल्यूट बाहर जाएगा तो बेटा कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अगर सॉल्यूट कम होगा तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो डाइल्यूट भी हो जाता है बेटा, है ना। तो यहाँ से ये थोड़ा डाइल्यूट भी होने लगता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। तो डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी पिरामिड इज करेक्ट, ठीक है। तो यही बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। असेंडिंग की भी बोल रहे हैं कि असेंडिंग में क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट को ट्रांसपोर्ट कराता है और इफ्लक्स करवा रहा है। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आपको क्या बताना है बच्चा, करेक्ट बताना है ना। पहले तो करेक्ट वालों को सर्कल कर लिया करो, चाहे करेक्ट पूछे चाहे इनकरेक्ट पूछे, तो क्वेश्चन पहले क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, कि कभी हम गलती से गलत ना कर दें आंसर, ठीक है। तो चलिए, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा, है ना। लो जी, डिसेंडिंग और असेंडिंग। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। क्या वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये बात तो गलत हो गई, है ना, परमिएबल तो है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, क्या ये वाटर के लिए परमिएबल है, गलत बात हो गई। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, नहीं जी, ये तो वाटर के लिए इलेक्ट्रोलाइट हो गई, वाटर के लिए परमिएबल हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया बेटा +4, है ना। अब तो बहुत सिंपल हो गया है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और यहाँ से बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं, है ना, कि वो पूछेगा आपसे एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, ठीक है। एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। एक्टिव यानी बोले तो एनर्जी लग रही है ना। एक्टिव बोले तो अभी अभी बोला हमने, एनर्जी लग रही है ना। अब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, पीसीटी। मैं आपको ना रियल स्ट्रक्चर समझाती हूँ। देखो, ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हम इस तरीके से बना देते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन जो नेफ्रॉन है ना, इसका असली स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर। अभी ना अब आपको समझ नहीं आएगा, एक बार डायरेक्शन देखोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस वाली पिक्चर से क्लियर हो जाएंगे। ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल, यहां से निकल रही है पीसीटी, है ना। तो पीसीटी जो हो गई कैसी होगी, ट्विस्टेड हो गई, कॉन्वुलेटेड हो गई। और ये देखिए लंबी सी जा रही है लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। लूप ऑफ हेनले बाद में ओपन हो रही है डीसीटी में, और ये डीसीटी ओपन हो जा रही है कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो बेटा कि रेड कलर की आर्टरीज भी आ रही हैं और ब्लू कलर की वेन भी जा रही हैं। तो आपने ज़रूर सुना होगा जेजी सेल्स के बारे में, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो डीसीटी और एफेरेंट आर्टीरियोल के साथ बन रहा है। तो ये जा रही डीसीटी और ये रही एफेरेंट आर्टीरियोल, बन तो रहा है जंक्शन, बन तो रहा है बेटा, जेजी अपैरेटस बन रहा है, जहाँ से क्या बनता है बेटा, डीसीटी, वो रेनिन एंजाइम निकलता है। याद आ रहा है बच्चा। तो ये इसकी रियल पिक्चर हो गई। जो आपके रियल नेफ्रॉन्स होते हैं ना, बहुत ही कॉन्वुलेटेड, वो इस तरीके से दिखते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, जूम करके दिखाई गई है बेटा पिक्चर, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये जो ब्लू कलर के है ना, ये क्या दिखा रहे हैं बेटा, ये पिंक कलर की, दो देखो आपको क्या यहीं पे लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ ह्यूमन किडनी, आर्टीरियोल्स एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अपीयर पिंक कलर की, और जो ग्लोमेरुला है वो येलो कलर की दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बोला बेटा, अभी इन्होंने क्या बोला, कहाँ गया, इन्होंने बोला सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है बेटा, पीसीटी से होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है। यहीं से आपका ग्लूकोज जाना है, अमाइनो एसिड जाना है, HCO3 बाइकार्बोनेट्स आयन जाना है, सोडियम जाना है, पोटेशियम जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं।
पंप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्टिव काम करेंगे यानी एनर्जी लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड है ना, ये भी सिम्पोर्ट के थ्रू जाता है, यानी एक तरीके की सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हो। जैसे इसके लिए तो डायरेक्टली एनर्जी लग रही है तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्राइमरी एक्टिव। अब ऐसे ही इनके लिए भी सिम्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जब सोडियम जाता है फिर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड भी जाते हैं, उसी डायरेक्शन में जाते हैं, सिंक्रोनाइज करेंगे तो उसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो भी कैसे हैं बेटा? सेकेंडरी एक्टिव, यानी उनको भी ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना। सेकेंडरी एक्टिव हो गया वो, सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है, तो वो भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ नेफ्रॉन अगर हम बोलेंगे तो पीसीटी को बोलेंगे, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बेटा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, क्वेश्चन यहीं से आता है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। चलिए, है ना, हम बस इतना ही करेंगे। अब आपको पता है बेटा कि हमारा मेन काम क्या है? जो हमारी ब्लड में फिल्ट्रेशन के दौरान गलती हुई है उसको ठीक करना, यानी कि जो काम की चीज़ें बेटा हमारी फिल्ट्रेट में आ गई थी तो वो वापस से ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब करना, ठीक है, और रीएब्जॉर्ब करना, और जो फालतू की चीज़ें थी बेटा उसको वापस से सिक्रीशन द्वारा इसके अंदर डाल देना, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ध्यान से, यदि आपका जो फिल्ट्रेट है बेटा उसमें से अगर हम, क्योंकि यहाँ से वाटर भी बहुत ज़्यादा निकलता है ना, यहाँ से वाटर भी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो यदि अगर हमने पानी यहाँ से यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया और इलेक्ट्रोलाइट हमने सारे रीअब्जॉर्ब करने थे, अब अगर पीसीटी खत्म हो जाती है, पीसीटी अगर गायब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, पीसीटी को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा? ना वाटर निकलेगा, ठीक है, ना इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो ब्लड के अंदर ना वाटर आ रहा ना इलेक्ट्रोलाइट आ रहे, तो अब कैसा फिल्ट्रेट बनेगा बेटा? अब फिल्ट्रेट कैसा बनेगा? अब यानी इस फिल्ट्रेट के अंदर पानी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे, यानी यूरिन कैसा होगा? यूरिन होगा आपकी बार डाइल्यूटेड, ठीक है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ बेटा? क्योंकि सबसे ज्यादा, मैंने बोला सबसे ज्यादा जो है रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है, और हमारे सबसे ज्यादा काम करने वाला पार्ट ही अगर ना हो तो बेटा यूरिन पे क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। क्या यूरिन ही नहीं बनेगा? ऐसी भी नहीं होगा बेटा। क्या यूरिन डाइल्यूट बनेगा या कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा? कंफ्यूजन यहाँ आएगी। तो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा? जब फिल्ट्रेट में पानी होगा, फिल्ट्रेट में पानी होगा, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? डाइल्यूट होगा। अब उल्टा बोलती है मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा? जब फिल्ट्रेट में पानी कम होगा। तो अभी पीसीटी गायब हो गई ना बेटा, तो पीसीटी क्या कर रहा था? पीसीटी हमारा रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था, अब पीसीटी नहीं है तो फिल्ट्रेट के अंदर पानी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगा, और फिल्ट्रेट ही तो यूरिन बना रहा है, तो यूरिन कैसा हो जाएगा? पानी वाला हो जाएगा, तो यानी कैसा हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा मोर डाइल्यूटेड यूरिन प्रेजेंट होगा, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारे को कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑप्शन और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि मेन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन लूप ऑफ हेनले की वजह से होता है ना, बट अब आपसे पीसीटी के बारे में पूछा गया और ये ऑप्शन दिए हैं, तो आपको तो यही इसके अकॉर्डिंग मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जी, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, गलत बात हो गई। जब आपकी बॉडी का जीएफआर गिर रहा होता है ना, ब्लड वॉल्यूम गिर रहा होता है, ब्लड प्रेशर गिर रहा होता है, तो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं, सिग्नल भेजते हैं एडीएच को कि सुनो बॉडी के अंदर वापस से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराओ, क्योंकि अगर बॉडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो एडीएच क्या करेगा बेटा? ये ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और एडीएच को बोलते हैं कि आओ और रीअब्जॉर्प्शन करो, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। एडीएच का मतलब क्या है? ए डी
H बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बच्चा यहाँ पे ना ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। देखो इसका काम अच्छे से समझना, जब बॉडी में वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बार बार यूरिन जा रहे हैं, डायूरेसिस, बार बार यूरिन जा रहे हैं, डायूरेसिस, बार बार यूरिन जाने से क्या होगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, है ना, और ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या करता है, उल्टा करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसका नाम है एंटी डायूरेटिक, यानी ये क्या कराएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा, जो आर्टरीज के अंदर, ठीक है, ब्लड जो प्रेशर लगाता है वॉल पे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो अगर पानी ज्यादा जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, तो ब्लड वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। ठीक है जी, तो ये इसका नाम का मतलब तो हमें समझ आ गया। अब ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, तभी तो क्या करेगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा और क्या प्रिवेंट करेगा, डायूरेसिस, इसीलिए तो इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। ANF कॉज वेसोडाइलेशन। ठीक है, अब आप ना एक चीज याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। यदि आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, ठीक है, और आपको डाइल्यूट यूरिन बनाना है, ठीक है, तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में, है ना, जैसे क्लास में जब टीचर डिफरेंट वो करता है ना कि ग्रुप्स बनाओ, तो क्या होता है ना, खास खास दोस्त एक साथ आ जाता है और एक कुछ अलग दोस्त अपनी अपनी कैटेगरी बना लेता है। तो ऐसे ही जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को फेवर कर रहे थे वो कौन कौन दोस्त थे, वो थे बेटा रेनिन, है ना, जो रास मैकेनिज्म पे निकलता है, एल्डोस्टेरॉन, ये तो इसी का दोस्त है जो इसको सपोर्ट करता है, एल्डोस्टेरॉन, और एक आपका हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सब क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं बेटा, इनका काम क्या है, फिल्ट्रेट में से फिल्ट्रेट, है ना, बोर्ड को भी कुछ कुछ होता है, ठीक है, तो फिल्ट्रेट में से पानी निकाल लेता है, फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन करा लेते हैं, ठीक है, और फिल्ट्रेट में से पानी निकाल के डाल कर रहे हैं, ब्लड में डाल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, ये देखो, ठीक है जी। तो ये अगर आपको याद रहे ना, अब इजी हो जाएगा। अब इन सब के अगेंस्ट रेनिन है बच्चा, ये है ना, इन सब के अगेंस्ट एक दुश्मन खड़ा है इनका, ठीक है, जो इनके कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है, ANF, है ना, एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर। ठीक है, एट्रियल यानी एट्रिया हार्ट से, हार्ट की एट्रियल वॉल्व से निकलता है। ये काम बस इनका उल्टा कर रहा है, जैसे ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो ये ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। कैसे करेगा बेटा, कैसे करेगा, देखो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है वेसोडाइलेशन, वेसो का मतलब क्या है बेटा, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। तो यदि वेसोडाइलेशन हो जाएगा यानी ब्लड वेसल एक्सपैंड हो जाएंगी, तो कॉमन सी बात है प्रेशर भी तो कम लगेगा, ठीक है, तो वेसोडाइलेशन हो जाएगा यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और यही तो हमने अभी अभी पढ़ा, वो क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। क्लियर हो गई बात। ADH कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अभी अभी पढ़ा है हमने, अभी अभी पढ़ा है, जो तीन दोस्त हैं क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रेनिन, एल्डोस्टेरोन, ADH ब्लड वॉल्यूम बढ़ाते हैं, BP बढ़ाते हैं, है ना, तो ये भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ADH क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, क्या ADH हार्मोन डिक्रीज इन GFR करता है बेटा, गलत बात है, ये इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कैसे करता है बेटा, आपने देखा होगा, ये रहा हमारा बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल के ऊपर ये रही हमारी ग्लोमेरुलस, है ना, आने वाली एफेरेंट आर्टेरियोल, जाने वाली इफेरेंट आर्टेरियोल। अब यहीं से तो प्रेशर निकल के GFR बनता है। अब ये क्या करता है ADH बेटा, इसको एफेरेंट आर्टेरियोल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी बेटा, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो GH भी बढ़ेगा, है ना, तो यहाँ पे प्रेशर से
ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा फिल्ट्रेशन यानी जीएफआर बढ़ रहा है ना। एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे हम कि भाई वो इन्होंने लिखा कैसे, ठीक है। तो ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, गलत बात हो गई, इंक्रीज इन जीएफआर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है बच्चा, हमसे पूछा है करेक्ट वाला। तो करेक्ट कौन सा हो गया आपका, बी वाला करेक्ट हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया और डी वाला करेक्ट हो गया। तो CDE, A एंड B, BCD, है ना, ये वाला करेक्ट हो गया अपना, और आपको मिलते हैं +4, ठीक है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगेन अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है आपका रास मैकेनिज्म के ऊपर, और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना। बट उसको समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत डायग्राम आपके सामने है बेटा। ये मैंने वही डायग्राम दिखाया, आप देखो, आप ना इमेजिन कर सकते हो अब चीज़ों को कि रियलिटी में कैसा होता होगा। रियल पिक्चर देख ली, फिर उसका और ज़्यादा क्लोजअप में उसका करेक्ट स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना, फिर भी आप देख लीजिए बेटा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि DCT और एफेरेंट आर्टेरियोल बहुत क्लोजअप में होते हैं, ठीक है, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। और इसका ये रहा सिंपल स्ट्रक्चर। तो DCT और एफेरेंट आर्टेरियोल क्या बना रहे हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं। और यहाँ से कौन निकलता है बेटा, यहाँ से निकलता है रेनिन। अब रेनिन निकलता कब है बेटा, जब GFR कम होता है ना, यानी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, है ना भाई। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम होगा तो GFR बाय डिफॉल्ट ही कम हो जाएगा, है ना। ऐसा कब होता है, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। तो क्या होता है बेटा, ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस रिलीज कराता है रेनिन, ठीक है, ये रिलीज कराता है रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है बेटा, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कराता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे लंग्स में से एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, और ये बहुत ही पावरफुल होता है। अब ये बोलता है तुमने ब्लड वॉल्यूम कम करा है, अब हम ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अब हम ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, अब हम GFR बढ़ाएंगे। कैसे बेटा, ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अभी मैंने आपको बताया था, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन DCT और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके काम करता है, और वहां से, ठीक है, सोडियम का और वाटर का क्या करवा देता है, रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब फिल्ट्रेट से ब्लड लिया, अब लिया फिल्ट्रेट से सोडियम और वाटर लिया तो कहाँ डालेगा, ब्लड में। अब ब्लड में डाला तो क्या बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, है ना, पानी आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, GFR बढ़ा, करवा दिया ना इसने। दूसरा क्या करेगा बेटा, ये दूसरा क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। और अभी हमने पढ़ा था बेटा क्या होता है, वैसो मतलब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ा दिया ना ब्लड प्रेशर और GFR फिर से। और ये क्या करेगा बेटा, हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल देगा, ठीक है। क्यों कि हाइपोथैलेमस में ना सिग्नल जाएगा कि भाई थर्स्ट डेवलप करो, प्यास लगेगी, पानी पियोगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा, है ना जी। तो ये इस मैकेनिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, घूम के क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब बेटा देखो तुम कैसे आंसर करते हो इसको, है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो हमारे GFR ही गिरना चाहिए। तो नंबर 1 GFR हमारा गिरेगा, क्यों, क्योंकि हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। चलिए जी, GFR गिरेगा बेटा तो क्या होगा, फिर हमारी JG सेलेक्टिव होंगी और क्या करेंगी, रेनिन को सिक्रेट करेंगी। रेनिन क्या करेगा, अच्छा नंबर 2, रेनिन क्या करेगा बेटा, कहाँ गया रेनिन के बाद, हाँ, रेनिन करेगा एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, और उसके बाद एस एंजाइम आके उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। ये भी बात सही हो गई, 3rd नंबर। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या आएगा, मेरी नज़रों के सामने ये सब नहीं हो सकता, तो इसका सॉल्यूशन निकालेगा। ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कराएगा, कहाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेटा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी करेक्ट, ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर वो क्या करेगा, वो
सोडियम और वाटर का डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करा देगा। ठीक है, तो हमारे सीक्वेंस निकालना है बेटा। सबसे पहले क्या आ गया सी, फिर इसके बाद क्या आ गया बेटा ए, फिर इसके बाद क्या आ गया ई, फिर इसके बाद क्या आ गया बी, फिर इसके बाद क्या आ गया बेटा डी, है ना। सी ए ई बी डी, सी ए ई बी। अरे लो जी, पहला ही क्वेश्चन सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए जी, मिलते हैं आपको +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, और अब तो बेटा करेक्ट हो जाना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। बिल्कुल सही बात है, कॉर्टेक्स से रिलीज करता है ना। एल्डोस्टेरॉन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ऑब्वियसली एल्डोस्टेरॉन भाई क्या करवा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, ANF चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। याद करो बेटा, जो रास मैकेनिज्म है उसको रोकने वाला एक ही बंदा खड़ा था, है ना, कौन, ANF, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर। ठीक है, और NCERT की एग्जैक्ट लाइन है बेटा ये। ADH कॉज वेसोडाइलेशन। क्या एंटी डायरेटिक हार्मोन वेसोडाइलेशन कराएगा? नहीं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। क्यों बेटा? क्योंकि इसे तो मैंने अभी पढ़ाया ना कि रेनिन, एल्डोस्टेरॉन और ADH एक साथ काम करता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो अगर वेसो डायलेशन कर दिया तो ब्लड प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? तो ये बात गलत हो गई। वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना है उसको। वेसोप्रेसिन, है ना, इज रिलीज फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस। तो बेटा ADH जो है, वेसोप्रेसिन का नाम है ADH, है ना। तो क्या वो एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी। तो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होते बेटा जो ADH होता है ना। देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। ये रही एंटीरियर पिट्यूटरी और ये रही पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा वो है, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके साथ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, है ना, वैस्कुलर कनेक्शन द्वारा जुड़ता है। वैस्कुलर कनेक्शन द्वारा जुड़ता है जिसको हम बोलता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे सुप्राऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स बनाते हैं और यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब स्टोर करके क्यों रखते हैं? ये क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। ऐसे याद रखो, आगे वाली एंटीरियर, आगे वाली A से A एंटीरियर, ठीक है, और पीछे वाली P से P पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखो नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इसको बोलूंगी न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, मैं इसको बोलूंगी न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये इसको मैं बोलूंगी एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं बेटा जिनकी हमारे को इंस्टेंटेनियसली जरूरत पड़ती है बॉडी में। अब कॉमन सी बात है, अब हमारा GFR कम हो गया है ना, अब हम शाम तक तो वेट नहीं करेंगे जी, आइए थोड़ा सा काम कर दीजिए। अब हमारे को ऑन द स्पॉट BP बढ़ाना है, तो नेचुरल बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोन्स की इंस्टेंटेनियसली जरूरत होती है, जैसे GFR को बढ़ाने के लिए। तो ये हार्मोन्स ना पहले से ही बन के स्टोर फॉर्म में होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। कौन से? ADH हार्मोन, है ना। एक और हार्मोन भी होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन जैसे बेबी की डिलीवरी करानी है ना, तो जब फुली डेवलप फीटस होता है वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, है ना, कि भाई फटाफट से ऑक्सीटोसिन निकालो, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करा के बेबी को बाहर निकालना है। अब इंस्टेंटेनियसली जरूरत है ना, तो इसलिए ये दोनों हार्मोन्स जो होता है बेटा बन के स्टोर फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और ये कनेक्शन न्यूरल कनेक्शन है बेटा, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो कहाँ गया बेटा क्वेश्चन? ये रहा। ठीक है, तो वेसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस है। तो ये गलत हो गई, हमसे पूछा है करेक्ट, तो A, B और C करेक्ट है, A, B, C करेक्ट है। ठीक है, ये लीजिए, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर, है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए बच्चा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। जब कोविड का
माहौल चल रहा था, काफी खतरनाक माहौल चल रहा था, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेसोडाइलेटर, अभी पढ़ा है भाई, ये तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जीएफआर को बढ़ाता है, तो डायलेटर नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्टर है, अभी लिखा है। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा, गलत बात है। देखो एक काउंटर करंट मतलब जिसे क्रॉस क्वेश्चन होता है ना, ऐसे काउंटर क्वेश्चन होता है, ऐसे काउंटर करंट होता है, यानी जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो। जैसे लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट मूव करता है, वासा रेक्टा ब्लड कैपिलरी का ही नेटवर्क है, तो इसमें ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक असेंडिंग होती है, एक डिसेंडिंग होती है, एक असेंडिंग वासा रेक्टा होती है। तो इनके अंदर भी देखो आपस में भी काउंटर करंट है, वासा रेक्टा में, लूप ऑफ हेनले में भी आपस में काउंटर करंट है। तो ये बात गलत हो गई कि काउंटर करंट नॉट ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा, गलत बात है। रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन, अभी पढ़ा है रास मैकेनिज्म में, है ना। फोर्थ बोल रहा है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, यही तो उन तीनों दोस्तों के अगेंस्ट काम कर रहा था, ये तो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा था, तो ये गलत बात हो गई। और कितने प्यार से हमारा करेक्ट आंसर निकल गया बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी बढ़ते हैं और पहले +4 ले लेते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा बेटा अगला प्रश्न। The increase in osmolarity from the outer to inner medullary interstitium is maintained due to, osmolarity outer और inner medullary interstitium में क्यों maintain है बेटा, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, जो वासा रेक्टा है, अभी देखिए बेटा, जो वासा रेक्टा है ना, और लूप ऑफ हेनले है, वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले, इस तरीके से आपस में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। चलिए जी अब असली का ही डायग्राम देख के समझ लेते हैं ना। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं बेटा, यही ब्लड कैपिलरी है ना, और ये ब्लड कैपिलरी का आगे चल के ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बन रहा है, नीचे एक नेटवर्क बन रहा है, इसी ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क को हमने क्या बोला है, वासा रेक्टा बोल रहा है। और आप देख सकते हो इसी के अंदर बेटा ट्रैप्ड व लूप ऑफ हेनले भी चल रही है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका काउंटर करंट मैकेनिज्म आपस में चल रहा होता है। ये इस डायरेक्शन में देखो फ्लो हो रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, इधर नीचे आ रहा है, इधर नीचे आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है। तो आपस में इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसी वजह से बेटा क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। काउंटर करंट मैकेनिज्म की ही वजह से क्या हो रहा है बेटा, है ना, और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है, यूरिन भी कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, और साथ इंटरस्टिशन जो मेडुलरी इंटरस्टिशन स्पेस है वो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मेंटेन है, ठीक है। दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म, यही तो बात कर रहे हैं, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ HCO3- एंड हाइड्रोजन आयन इन PCT, ये बेटा फिल्ट्रेशन में काम कर रहा है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम नहीं कर रहा। यहाँ पे एक पिक्चर के द्वारा आप और समझ सकते हैं बेटा, ये रही ब्लड कैपिलरी और ये रही हमारी निफ्रॉन, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, जो काम की चीज़ें थी वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, और जो वेस्ट चीज़ें थी वो एक्सक्रीट हो रही है ना, सिक्रीशन हो रहा है, तो इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। और इसके बाद जो बाकी में लास्ट में वेस्ट बचा वो एक्सक्रीशन द्वारा बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे फिल्ट्रेशन, यहाँ पे बोला गया है जो सेलेक्टिव सिक्रीशन है ना, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ HCO3- एंड हाइड्रोजन आयन, क्या वो इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन करने के काम आ रहे हैं? नहीं, वो फिल्ट्रेशन में काम आ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर इन GFR, हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी, क्या उसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में? नहीं बेटा, ये तो फिल्ट्रेशन में काम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के काम आ रहा है। तो हमारे से पूछा है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन जरूरी है, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 3 और 4 नहीं होगा, 1 और 2 होगा सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है बेटा, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को चीजें समझनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, Which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? 3 दोस्तों के नाम, रेनिन, दूसरा दोस्त रास मैकेनिज्म में नाम ही रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, है ना।
तो दूसरा दोस्त हो गया एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन ADH कहता है मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना, तो ADH भी 3 दोस्तों का, है ना, 3 इडियट्स, ये 3 इडियट्स ही हैं बेटा, है ना, तो 3 इडियट्स रेनिन, एल्डोस्टेरॉन और ADH, ये क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना यानी फिल्ट्रेट के अंदर पानी कम होना, है ना, तो ये यही तो करता है, फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन करा लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करा के कहाँ ले जाते हैं, ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और GFR बढ़ता है ना। लो जी भाई, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लो लेवल ऑफ ADH, नहीं। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन किडनी, सही बात है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जरूरी होता है ना, ये हार्मोन्स प्लस काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट, और काउंटर करंट किसके बीच में होता है, लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में, वासा रेक्टा की असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में, और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में भी, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में भी, तो इन तीनों में क्या होता है बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन होता है, जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सिक्रीशन ऑफ इराइथ्रोपोइटिन, इराइथ्रोपोइटिन बेटा RBC के फॉर्मेशन के लिए है, तो ये गलत बात हो गई। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये बात गलत हो गई। अच्छा, हाइड्रोस्टेट, कुछ 3 टाइप के प्रेशर होते हैं ना, 3 टाइप के प्रेशर होते हैं, जैसे एक आपका ये रहा बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से एफेरेंट आर्टीरियोल आ रही है, ग्लोमेरुलस बन रहा है और इफेरेंट आर्टीरियोल, तो यहाँ देखो, यहाँ का डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ का डायमीटर कम है, तो इन डायमीटर की वजह से भी ना यहाँ पे प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट होता है ना, तो ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है बेटा, ठीक है। और फिर दूसरा प्रेशर होता है BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड के अंदर बेटा बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, प्रेशर बांधते हैं बेटा, है ना, तो 3 टाइप के प्रेशर होते हैं, जिसकी वजह से जो है फाइनल हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेट निकलता है। लेकिन यहाँ पे बात हुई है, ओहो, यहाँ बात हुई है बेटा GHP की, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो किस वजह से होता है, इन डायमीटर के डिफरेंस की वजह से होता है। तो ये तो हमारे सिर्फ फिल्ट्रेशन में काम कर रहा है, ये कहीं भी हमारा यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करने में रोल नहीं है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, गलत बात। हमसे क्या पूछा था, कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अच्छा मैचिंग वाला है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है बेटा, माल्फिजियन कॉर्पसल में होता है। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड किसकी वजह से बन रहा है, लूप ऑफ हेनले की वजह से हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। 3 में काउंटर करंट है, लूप ऑफ हेनले में आपस में, वासा रेक्टा में आपस में, और लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर के थ्रू होता है। स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो एक बार हम निकाल लें, ये तो बहुत ही सिंपल था बेटा। ए के सामने आ जाएगा आपका 4, बी के सामने आ जाएगा आपका 1, सी के सामने आ जाएगा बच्चा 2 और डी के सामने आ जाएगा आपका 3, ठीक है। 4 1 2 3। अच्छा, ऑप्शन हमारी अगली स्लाइड में है। 4 1 2 3, 4 4 1 2 3, ये रहा 4 1 2 3, है ना। चलिए, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, और है ना, अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दें, है ना जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। A decrease in blood pressure या वॉल्यूम will not cause release of, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, will not cause, है ना, तो ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर किसकी वजह से नहीं होगा, किसकी वजह से नहीं होगा, ध्यान देना। देखो पहले नाम लिख लो, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन और ADH, ये क्या कर रहे थे, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे थे। यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना रहे थे तो फिल्ट्रेट में से क्या कर रहे थे, रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे, ब्लड में डाल रहे थे, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे थे और GFR बढ़ा रहे थे, ठीक है। इनका एक अगेंस्ट में कौन खड़ा था बेटा, इनके अगेंस्ट में, इन तीनों के 3 इडियट्स के अगेंस्ट में खड़ा था ANF, जो क्या कर रहा था बेटा, ब्लड वॉल्यूम
कम कर रहा था, ब्लड प्रेशर कम कर रहा था, है ना। तो अब देखो इन्होंने बोला है कि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इनमें से कौन नहीं करेगा, यानी ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो रेनिन, रेनिन एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर, एल्डोस्टेरॉन या एडीएच। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, अच्छा ठीक है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, यानी जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो इनमें से कौन सा रिलीज नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कौन सा रिलीज नहीं होगा। तो बेटा रेनिन रिलीज होगा, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर रिलीज होगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा या एडीएच रिलीज होगा। एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा बेटा, है ना। क्यों? क्योंकि ये खुद ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड वॉल्यूम को कम करता है। जब वॉल्यूम कम होगा बेटा तो हमारे को इनकी ज़रूरत पड़ेगी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, है ना। देखो लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा डाइसी सा बन जाता है ना। चलो, तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम इनमें से किसको रिलीज नहीं करवाएगा? उसको रिलीज नहीं करवाएगा जो खुद ही ब्लड प्रेशर कम करता है ना। जब कोई चीज़ कम होगी तो हमारे को इसे मेंटेन करना है, तो हमें रेनिन निकालना पड़ेगा ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े, एल्डोस्टेरॉन निकालना पड़ेगा ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े, एडीएच निकालना पड़ेगा क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़े, है ना। देखो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे समझना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following does not favor the formation of large quantity of dilute urine? इनमें से कौन सा फेवर नहीं करेगा फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी इनमें से कौन सा डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाएगा? तो लो जी, ये वही क्वेश्चन हो गया बेटा, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच। ये क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, ये डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाते, ठीक है। एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर बनाता है। अल्कोहल और कैफीन की वजह से बेटा बहुत बार मल्टीपल जो है यूरिनेशन होता है, डाइल्यूट बनाता है ये यूरिन को, रेनिन नहीं बनाता, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक, ह्यूमन यूरिन एसिडिक क्यों होता है बेटा? देखो याद रखिए बेटा, एसिडिक पूछा है ना आपसे, एसिडिक पूछा है ना, तो एसिडिक आपने बेटा पढ़ा होगा। जो एसिडिक होता है, आपको पीएच याद है बेटा, पीएच स्केल याद है ना। 14 पे न्यूट्रल होता है, 14 से पहले एसिडिक होता है, 14 के बाद बेसिक होता है ना। तो यानी पीएच अगर कम होगा, पीएच अगर कम होगा तो कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा। पीएच कम कब होता है बेटा? पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यानी जब H प्लस ज़्यादा होगा, यानी जब H प्लस का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है जी। तो एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन और एसिडिक, प्लाज्मा प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम एक्सचेंज जनरेट द एसिडिटी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्टरेट, एक्टिवली उनको डाला जाता है, और जिस H प्लस ज़्यादा होते हैं पीएच कम होता है, पीएच कम होगा तो यूरिन एसिडिक होगा, ठीक है। तो यूरिन एसिडिक होता है, ठीक है। सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज, 1 हाइड्रोजन आयन विद सोडियम, सोडियम और हाइड्रोजन का आपस में एक्सचेंज नहीं होता बेटा, है ना। ये सोडियम पोटेशियम होता तो बात सही भी थी, बट ये गलत बात हो गई, ठीक है जी। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब अपने को क्या बताना है बच्चा? करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया यानी यूरिया के अंदर, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का मिलना, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कब होता है बेटा? जब किसी पेशेंट, जब किसी को डायबिटीज़ होती है ना, डायबिटीज़ होती है तो क्या होता है? डायबिटीज़ में बेसिकली होता है क्या है बेटा, है ना। डायबिटीज़ में क्या होता है? कभी इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है तो इंसुलिन का काम क्या होता है? जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है बेटा, उस ग्लूकोज को ले जाके सेल में पहुंचा देना। तो अगर ब्लड के अंदर अगर इंसुलिन नहीं होगा बेटा तो
सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा नहीं, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज भरेगा, और ब्लड आगे चल के फिल्टर होता है, तो कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है तो उसको निकाला जाता है। अब वो निकल के कहाँ आएगा, फिल्टरेट में आएगा। फिल्टरेट ही क्या बनता है बेटा, फिल्टरेट ही क्या बन रहा है, यूरिन बन रहा है। तो यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, ठीक है जी। रीनल कैल्कुलाई यानी स्टोन्स का बन जाना, सॉल्ट, मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, कैल्शियम के सॉल्ट्स बन जाते हैं ना कुछ, तो रीनल कैल्कुलाई स्टोन जिसे हम बोलते हैं, स्टोन बन जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देखो आइटिस जहाँ भी लगेगा मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। गाउट्स बोले तो एक्यूमुलेशन, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, उसे हम गाउट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ए के सामने आ गया बच्चा 4, बी के सामने आ गया 1, सी के सामने आ गया 2 एंड डी के सामने आ गया 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आखिरी सवाल, बहुत इजी था, और आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, है ना। और अगर आपको आती थी तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मिलते रहे फिर अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।